ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन पे इसका स्ट्रक्चर पे इफेक्ट आया कि डिपार्टमेंट्स कम हो गए। क्यों? कि आपको नंबर 1, अच्छा अब इसके फायदे क्या है? आउटसोर्सिंग के फायदे देखें क्या है। स्पेशलाइज्ड बंदा आपको मिलेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप उसे फुल टाइम हायर कर रहे हैं क्या? नहीं। तो आपको क्या उसकी कॉस्ट पड़ेगी? नहीं। आपको स्पेशलाइज्ड अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां पे रखना पड़े तो आपको पूरा एक ऑफिस देना पड़ेगा, एक सपोर्ट स्टाफ देना पड़ेगा, एक पूरा स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, जबकि आउटसोर्सिंग में बिल्कुल भी नहीं है। अब एक स्पेशलाइज्ड चीजें आपको मिल रही हैं, स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी मिल रही है एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। लेकिन हाँ, नुकसान भी होते हैं इसके, जाहिर सी बात है, आपका कंट्रोल नहीं है चीजों के ऊपर। वो कोई भी ब्लंडर कर दे, आपको बाद में जाके पता चलेगा कि यार ये उसने किया क्या, लेकिन आप उसका कुछ कर नहीं सकते। तो कंट्रोल का एक इशू आता है, लेकिन वो एक बड़ा ही माइनर सा इफेक्ट होता है, क्योंकि ज्यादातर हम प्रोफेशनल लोग होते हैं। आप आउटसोर्सिंग जिनको करते हैं तो वो लोग अपनी कॉम्पिटेंसी के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, उस तरह की गड़बड़ नहीं करते। हम खुद करते हैं लोगों की काम। हमारी फर्म्स के जो हमारे क्लाइंट है बेसिकली क्या है, आउटसोर्सिंग किया। उन्होंने हमारे टेक डिपार्टमेंट हमें आउटसोर्स किया हुआ है, अकाउंटिंग वाला किया हुआ है, आईटी वाला किया हुआ है, ऑडिट वाला किया हुआ है, कि भाई ये हमारे काम नहीं है, हम इसके लिए। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, एक छोटा सा ऑफिस बना के बड़े बड़े बिजनेस छोटे छोटे ऑफिस में चल रहे हैं। उनको जरूरत ही नहीं है एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की, डिपार्टमेंट्स बनाने की। तो पहला स्ट्रक्चर के ऊपर इफेक्ट क्या करता है हमारा, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का एक इंपैक्ट है। दूसरी चीज आई है भैया, जिसने सारा कुछ ही खराब करके रख दिया है क्लासिकल स्ट्रक्चर का, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के भाई टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन खासतौर पे जो कि सर्विस बेस्ड थी, प्रोडक्ट बेस्ड फिर भी किसी हद तक अभी तक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर पे चल रही हैं, सर्विस बेस्ड का बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है कि लोगों ने फिजिकल स्ट्रक्चर ही गायब कर दिया। सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी थी वो मोस्टली एक छोटा सा ऑफिस बना के बैठे हैं आप, और बाकी सारा काम क्या हो रहा है, वर्चुअली चल रहा है। जिस तरह के कई आप देखेंगे वर्चुअल अकेडमीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो सारे वर्चुअली चल रहे हैं, कोई उनका फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। बड़े बड़े ई कॉमर्स स्टोर आप देख लें, हालांकि वो तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस है। अमेजॉन देख लें, ईबे देख लें, शॉपिफाई देख लें, ये सब क्या है, ये प्रोडक्ट बेस्ड स्टोर है, लेकिन सारी वर्चुअल कंपनीज हैं। ऐसी बात है कि नहीं? तो इसने बाकायदा क्या किया, पहली चीज क्या जरूरत खत्म कर दी, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो एक बहुत बड़ी कास्ट कट हो गई कि आपको रेंटल नहीं देने, आपको बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पे लेबर की, आपको लेबर की जरूरत नहीं है। सारा कुछ किसने संभाला हुआ है, टेक्नोलॉजी ने। आप एक दो बंदे रख के ना भी रखें तो भी कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ फोन कॉल के ऊपर लोग पूरा पूरा अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी वाले, ये जो रेंटल के रियल एस्टेट डीलर होते हैं, क्या कर रहे हैं, इनका बिजनेस क्या होता है, फोन पे ही चल रहा होता है सारा। यहीं पे बैठे बैठे दो बंदे डील करके चले जाते हैं, सलाम दुआ करते दौरान उनको दो बंदे अपना बिजनेस कर देते हैं, दिखाई जगह चले जाए, वहाँ पर उसने अपना कमीशन लिया, बात खत्म। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एक और चीज है जिसने क्या किया है, हमारे बिजनेसेस को इफेक्ट किया। अच्छा, इस दौरान कई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से कई नई तरह के बिजनेसेस सामने आ गए, नई तरह के बिजनेसेस सामने आ गए हैं, और वो थोड़ा सा हटके हैं ट्रेडिशनल बिजनेसेस से। एक तो हमने देखा हुआ है कि ई कॉमर्स, ठीक है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसका मॉडल चेंज हुआ है। लेकिन आपके ख्याल में फेसबुक बिजनेस है कि नहीं है? वो बिजनेस है क्या? बेसिकली फेसबुक का बिजनेस है क्या? क्या बिजनेस है वो आपके ख्याल में? उसकी कोर एक्टिविटी नहीं, कोर एक्टिविटी क्या है? ऐड तो एक उनका फीचर है ना, जिससे वो आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बिजनेस उनका ऐड लगाना नहीं है, जरा सोचे। नहीं, इंटरनेट शेयरिंग में उनका काम नहीं है। इंटरनेट शेयरिंग तो एक कनेक्शन ही डिफरेंट है, वर्ल्ड वाइड वेब एक समथिंग डिफरेंट। इंटरेक्ट नहीं, ये उनका बिजनेस नहीं है, उनको इससे रेवेन्यू नहीं मिलता। रेवेन्यू उन्हें एड से ही मेजरली मिल रहा है, लेकिन ऐड उनका एक आप कह सकते हैं फीचर है, उनकी प्रोडक्ट नहीं है ऐड। देखो हम कॉलेज है ना, हम क्या सेल कर रहे हैं, एजुकेशन। उसके लिए हमने टीचर्स रखे हुए हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, हमें पैसा आ रहा है। नहीं, कम्युनिकेशन भी नहीं है। सोचे, गौर करें, फेसबुक क्या बेच रहा है। अच्छा चले, इसको हम दूसरे तरीके से लेकर आते हैं, आपको समझ आएगा। क्या आपको कभी किसी ऐसे कॉलेज के मैसेज आए हैं जिसके अंदर आप कभी ना गए हो? हमने डेटा प्रोटेक्शन के अंदर पढ़ा था, उन कॉलेजेस तक आपके नंबर कैसे पहुंच गए? डेटा सेल हुआ। अब आप बताएं कि फेसबुक क्या कर रहा है एक्चुअली? वो आपकी इंफॉर्मेशन ही सेल आउट कर रहा है भाईजान। क्या आपके ख्याल में वो आपसे अप्रूवल नहीं लेते? आपने कभी टर्म एंड कंडीशन पढ़ी है उसकी?
नहीं लेकिन ये तो प्राइवेसी है, प्राइवेसी वो नहीं 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 नहीं, देखो 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 देखो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो वो नहीं कर सकते। वो किसी को पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं दे रहा। फोन नंबर से वो देखो, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसके पास है? फेसबुक के पास है। कोई बंदा किस लिए उसे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो आपको कांटेक्ट करके अपना बिजनेस करना चाहता है? फेसबुक कहता है कि नहीं, आप ऐसा ना करो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन, बल्कि आप अपना बिजनेस तो मैं पहुंचा देता हूं तक। और उसने इस चीज की आपकी अप्रूवल ली हुई है, आपके डाटा एक्सेस करने की, आपको एड्स दिखाने की। तो बेसिकली मुझे बताएं, मैं उसे एड्स क्यों दे रहा हूं, मैं उसे रेवेन्यू क्यों दे रहा हूं? क्या एड्स लगवाने का रेवेन्यू दे रहा हूं? नहीं, उसके पास जो इंफॉर्मेशन या डाटा मौजूद है उन तक मैं अपनी एड्स पहुंचवाना जा रहा हूं। इनडायरेक्टली तो मैं उसे इंफॉर्मेशन लेके आप तक अपनी मार्केटिंग ही कर रहा हूं ना। तो ये एक नया बिजनेस आया है इंफॉर्मेशन सेलिंग का, जिसको बिग डाटा कहा जाता है, ये डाटा वेयर हाउस कहा जाता है। ये एक बिजनेस है भाई, ये इनडायरेक्ट बिजनेस हो रहा है। देखो ना, हमने एक बात की कि एक बिजनेस का ओनर है, अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा कि उसके घर में एक पुराना जनरेटर पड़ा था, उसने बिजनेस को दे दिया। तो ये उसके कैपिटल में ऐड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली हमारे सामने क्या ट्रांजैक्शन हुई है, जो उसका जनरेटर हमारे पास आया है। लेकिन अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो क्या हुआ? बिजनेस को एक जनरेटर चाहिए था, उसने ऑनर को कहा कि भाई मुझे पैसे दो, मैंने जनरेटर लेना है, ऑनर ने पैसे दिया, हमने उसी का जनरेटर उससे खरीद लिया। वही बात हुई ना, एग्जैक्टली सेम थिंग है ना, लेकिन मोड चेंज हो गया। हमने फेसबुक को कहा कि हम आप में इंफॉर्मेशन दो, हम इन तक अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं। वो कहता है कि नहीं यार, तुम ऐसा करो, तुम मार्केट करना चाहते हो, मुझे बताओ, मैं दे देता हूं उनको। थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व हो गई और उसने इस चीज की आपसे अप्रूवल ली हुई है। टर्म एंड कंडीशन बैठ के पढ़िएगा, वो तकरीबन जो 350 सफ़ों की है, आपको समझ आ जाएगा उसके अंदर क्या कुछ आपने उसको एक्सेस दी हुई है। आपने अपने माइक्रोफोन की दी हुई है, अपने हर चीज की एक्सेस दी हुई है। समझ आ गई बात? ओके। तो लिहाजा बिग डाटा एक नया बिजनेस आया, इसने मार्केट के डायमेंशंस को चेंज किया, डाटा वेयर हाउस। तो ये मेजर वो इफेक्ट थे जो टेक्नोलॉजी की वजह से पिछले 20 सालों के अंदर हमारे बिजनेसेस को ठीक ठाक तरीके से इंपैक्ट कर चुके हैं। कई बिजनेस बंद हो चुके हैं, कई बिजनेस चल रहे हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमने अभी तक नहीं छेड़ा, अब हम अभी आगे देखेंगे। बुक में आ जाए जरा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिंपल सी बात है, आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए ऑलरेडी। कंप्यूटर और उससे रिलेटेड तमाम कंपोनेंट मिलके क्या कहलाते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्क्स विद ए ह्यूमन HR, तो हम क्या कहते हैं उसको? इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब कोई इंसान टेक्नोलॉजी को यूज करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कैप्चर करता है, रिसीव करता है और प्रोसेस करता है, उसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। नीचे आ जाए इंपैक्ट। 4 इंपैक्ट यहां पे उन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन हमने इसको बड़ा डिटेल के अंदर किया है। डाउनसाइजिंग का मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का साइज रिड्यूस करना, एम्प्लॉयज को निकालना। टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से अब आपको लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही, इसको कहते हैं डाउन साइजिंग। उसके बाद होता है डीलेयरिंग। डीलेयरिंग का क्या मतलब है भैया? नहीं, मैनेजमेंट की लेयर्स निकाल देना, बीच में से लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट निकालना। ठीक हो गया। जिस तरह के असिस्टेंट मैनेजर निकाल दो, आप सिंपल मैनेजर है सीधा। अच्छा जी, उसके बाद आया आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या है भाई? स्पेशलाइज्ड लोगों को आप अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज, हो सकता है कोर एक्टिविटीज भी हो, आप क्या करते हैं? आउटसोर्स करते हैं। और ये पॉसिबल कैसे हुआ है? विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आप डेली बेस पर उनको ट्रांजैक्शन दे सकते हैं, लाइव उनको आप अपने साथ अपडेट रख सकते हैं, जो ट्रांजैक्शन हो रही हो सारा कुछ, तो टेक्नोलॉजी ही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल टास्क बाइट बी आउटसोर्स। कौन कौन से टास्क हैं? जिस तरह अकाउंटिंग है, कोई कंपनी अपनी अकाउंटिंग बार, इस तरह हमने उसमें पढ़ा था, HR वाले चैप्टर में पढ़ा था I2B में, कि जो हायरिंग वाला प्रोसेस है वो आप क्या कर सकते हैं? हायरिंग फॉर्म्स होती हैं, आप इनको दे सकते हैं, जिस तरह ये jobs.pk, rosie.pk, इस तरह मेरे क्लाइंट थे FS इंटीग्रेटेड सर्विसेज, उनका काम यही था कि वो लोगों के बिहाफ पे क्या करते थे? एम्प्लॉयज़ हायर करते थे, उनको रखते थे। जो बैंक्स वगैरह और मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ये खुद हायर नहीं करती, ये स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर करती हैं कि हमें आप ये बंदे रख के दें। तो लिहाजा हायरिंग आप HR डिपार्टमेंट दे सकते हैं आप अपना।
एक्सटर्नल बिल्डिंग सर्विसेज वगैरह वगैरह, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, द रीजन व्हाई आउटसोर्सिंग इज नाउ पॉपुलर इन मेनी कंट्रीज इज दैट इट कैन टेक एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि आप स्पेशलाइज्ड बंदे को, यूं तो हो सकता है कि पूरे तरीके से आप अपने बिजनेस के अंदर इंटरटेक ना कर पाए, आपको कॉस्टली पड़े, लेकिन आउटसोर्सिंग से क्या होगा, आपको वो कम प्राइस पे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। अ बिजनेस, अच्छा जी, स्पेशलाइजेशन द कंसेप्चुअल आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ आउटसोर्सिंग क्या है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेसेस के ओनर्स को कोर एक्टिविटीज पे फोकस करना चाहिए, नॉन कोर एक्टिविटीज क्या करें, वो आउटसोर्स कर दें, ताकि वो अपने कंपेटिटर्स के साथ हेड टू हेड होकर चल सकें, कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकें। ये हम अगले चैप्टर्स के अंदर देखेंगे जब हम कंपटीशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन इन मार्केट देख रहे होंगे, 5 फोर्सेस मॉडल जो है कर रहे होंगे, तब हम उसको समझेंगे कि वो क्या चीज़ होती है। अच्छा, अ बिजनेस आल्सो हैज़ टू डू अदर टास्क दैट सपोर्ट्स इट्स मेन एक्टिविटीज सच एज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी, बिल्डिंग ऑफ फैसिलिटीज एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, तो ये सारे काम भी कंपनीज आउटसोर्स करती हैं। व्हेन अ बिजनेस परफॉर्म ऑल दीज नॉन कोर एक्टिविटीज इटसेल्फ, तो क्या होगा, मैनेजमेंट की इंटेंशन कोर एक्टिविटीज से हट जाएगी और उनका बिजनेस के अंदर लॉस हो सकता है उनके कंपेटिटर्स के निस्बत में। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आउटसोर्सिंग नॉर्मली प्रेफर की जाती है। उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग, जो कि हमने देखा, अब बाकी चीजें भी इसी के अंदर आती हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज करने पड़ रहे हैं। हमने ट्रेडिशनल कुछ पढ़े हुए हैं, कौन कौन से याद हैं? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन याद है? हाँ जी, सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट बेस्ड, ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? I2B पास किए? रीचेक कराओ पेपर। मैंने रीचेक कराना, मैं कह रहा हूँ इस बार अजीब अजीब चीज़ें हो रही है। खैर हो गया, पता नहीं कैसे स्टूडेंट आ रहे हैं मार्केट में यार। अच्छा, रिस्ट्रक्चरिंग में भी वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, बोथ वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल से मतलब टॉप टू बॉटम, आप अपनी जो वर्टिकल मैनेजमेंट लेयर्स की अरेंजमेंट है, आप उसमें से रिस्ट्रक्चरिंग करें। आप हो सकता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल में डिफरेंस लेके आए, किसी भी चीज़ में आप फर्क ला सकते हैं, रिस्ट्रक्चर आपको करना पड़ेगा। हॉरिजेंटल, सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ के ऊपर आप कर सकते हैं, कि हो सकता है कि एक ही लेवल पे 2 मैनेजर बैठे हैं, आप टेक्नोलॉजी की वजह से आपको सिर्फ एक मैनेजर चाहिए। अब क्या होगा, क्या डीलेयरिंग हुई है? ये नहीं, रिस्ट्रक्चर हुआ है, लेयर ऑफ मैनेजमेंट नहीं रिमूव हुई, बल्कि क्या हुआ है, 2 डिपार्टमेंट मर्ज कर दिया आपने कि एक ही मैनेजर उनको लीड कर रहा होगा। डीलेयरिंग नहीं हुई, लेकिन डाउनसाइजिंग हो गई है, एक बंदा निकल गया, डीलेयरिंग नहीं हुई। चले नीचे, वर्चुअल कंपनी। वर्चुअल कंपनीज क्या होती हैं? वो कंपनीज जिनका फिजिकल सब्सटेंस या एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये नॉर्मली आईटी और पर्सनल रिलेशन और इनके थ्रू चल रही होती हैं। एम्प्लॉयज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद ऑनलाइन सोशल मीडिया, ये एक न्यू मोड ऑफ बिजनेस है। ये क्या काम कर रही है? हमारी इंफॉर्मेशन सेल कर रही हैं। इनके पास बिग डाटा है, डाटा वेयरहाउस है, इनके पास क्या है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद हैं, जिसको ये सेल आउट करते हैं इनडायरेक्टली, लोगों की मार्केट करके, इन्फ्लुएंस करके उनको। ऑनलाइन सोशल मीडिया हैज चेंज द बिजनेस मॉडल, पर्सनल बिजनेस एंटिटीज नाउ हैव बिकम द डिजिटल आइडेंटिटीज, फिजिकल इंटरेक्शन, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस हैव इफेक्ट थ्रू डिजिटल सोशल मीडिया। बिग डाटा, एक्सट्रीमली लार्ज डाटा सेट्स आर बीइंग गैदर्ड, एनालाइज्ड, और उनको कंप्यूट किया जा रहा है। हम कहते हैं ना, फेसबुक का एक एल्गोरिदम है, उसके हिसाब से वो एड्स देता है। वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो डेली बेस पे बैठ के सॉर्ट आउट कर रहा है। लेकिन अब मसला ये है कि फेसबुक भी सैचुरेट हो गया, वो तकरीबन अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच चुका है। उसके अंदर नया यूजर बहुत कम आ रहा है। हमारी टोटल आबादी कितनी है दुनिया की? 5-5.5 अरब है, या कम है? 8 हो गई है। और मुझे लगता है कि फेसबुक के ऊपर 2-3 अरब ज्यादा ही आईडीज होंगी, बिल्कुल सवा लोड वाली भी होगी। ठीक है, खैर, तो लिहाजा अब मसला ये है कि उसका न्यू यूजर आ ही नहीं रहा, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? अब उसने थ्रेड लॉन्च किया है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो इधर उधर दूसरी चीज़ों के अंदर वो क्या कर रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं, अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। तो लिहाजा हर बिजनेस का हमने एक साइकिल पड़ा हुआ है, मैच्योरिटी आनी है। तो फेसबुक अब किसी हद तक मैच्योर हो चुकी है, उसके ऊपर तकरीबन उसने ऑडियंस कैप्चर की है। अभी टिकटॉक की बारी है, वो होगी। लेकिन फिर ये क्या करते हैं, नई प्रोडक्ट्स पे, जिस तरह फेसबुक ने मेटा पे काम करना शुरू कर दी, वर्चुअल वर्ल्ड में ले गई है, 3D वर्ल्ड में चली गई है। तो खैर ये बड़ी लोगों की बात है। सानू की अजीज रट्टा मार के पेपर पास करके दे ये बढ़ना है, सानू भी बढ़ना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। खैर बहरहाल इधर उधर नजर रखा करें, अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बनाए। ये वो चीज़ें हैं जो आपको फ्री में सीख सकते हैं आप। इनके लिए आपको कोर्सेज करने की भी जरूरत नहीं है, ये आपकी खुद अपनी वर्किंग से हो सकता है।
हाँ एंड पे सुने, एंड वाली लाइन पढ़ें, दीज बिग डाटा सेट्स आर बीइंग यूज्ड टू टेक बिजनेस डिसीजंस। इन डाटा सेट्स को बिजनेस डिसीजन के लिए यूज किया जा रहा है। कैसे भाई? आपके इंफॉर्मेशन तक उनको एक्सेस मिल रही है तो उस बेस पे वो डिसीजन ले रहे हैं ना। और सब एग्जैक्टली। और भाई मेरे घड़ी वाली आपको स्टोरी सुनाई नहीं है आपको? मुझे तो ऐसे लगने लग गया था कि भाई मेरे हाथ में घड़ी होनी चाहिए बस, नहीं तो तकरीबन मैं यतीम फील कर रहा था। मुझे घड़ी पहनने का शौक है। मैंने आपने शुरू में देखा होगा, अब तो माशाल्लाह काफ़ी टाइम से शुरू से देख रहे होंगे मेरे हाथ में। मेरी आदत थी कि मैं वॉच पहन के रखता हूँ, और वो एक आदत बन जाती है बंदे की, तो उसके बगैर फिर आप सही चल भी नहीं सकते। और इसकी वजह से मैंने कई बार क्या कहते हैं नुकसान बर्दाश्त किया है। क्या मैं बैठे बैठे ही वॉच मैंने सर्च की और उसके बाद बस फेसबुक को कहीं से पता चल गया कि इसको घड़ी की ज़रूरत है। इतनी घड़ियाँ दिखाई उसने, इतनी मेरा माइंड उसने किया ना कि आखिर वो मैंने घड़ी 10-12 हज़ार की ले ली। जब घड़ी आई पहनी, ठीक लग रही है, उसके बाद दिल पे बोझ सा होता है, यार 2 हफ्ते गुजर जाने थे ये तूने क्या किया। बहरहाल तो क्या हुआ कि वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको एंड तक सेलिंग करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है बच्चा, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड सेलिंग्स। मतलब बंदे को मजबूरी कर देना कि भाई ये चीज़ खरीद, बेशक घर में अब्बा रख न रख, घड़ी रख, ठीक है, ये तुझे रखना पड़ेगा। ओके, तो लिहाजा ये हमने देखा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे बिजनेसेस को इफेक्ट करती है। समझ आ गई? अगला हमारा जो है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली जो वही चीज़ें हैं जो हम I2B में पढ़ चुके हैं, वही उन्होंने 5-6 सिस्टम्स, कौन से, TPS, MIS, SSS, DSS और ERP, इनको उन्होंने बस थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। उस लेवल की कम्प्लेक्सिटी इसके अंदर नहीं है। जी बच्चा, पैराडिम का मतलब होता है पूरे का पूरा एक, आप इसके लिए बड़ा बेहतरीन सा वर्ड, एरा, अब ये उससे भी मुश्किल हो गया यार, डायमेंशंस, पूरी की पूरी जो बिजनेस डायमेंशन है, पूरी की पूरी दुनिया की डायमेंशंस को एक्चुअली इसने इफेक्ट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। और जिस लेवल तक अभी हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर चुकी है, यकीन करें आपको सिर्फ 2% पता है, 98% अभी तक आपको पता ही नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल तक ग्रो कर चुकी है और ये हमारे फ्यूचर को कैसे इफेक्ट करने जा रही है। और अच्छा, हमने वो कहते हैं ना कबूतर की तरह ना आंखें बंद की हुई है, ये हमारा एक अलमिया है। कुछ भी नहीं है वो तो इसके सामने, कुछ नहीं है भाई। ये जो चीज़ें आ रही है ना, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। हम खासतौर पे पाकिस्तान, अब इंडिया को भी आप इसमें काउंट नहीं कर सकते, वो भी हमसे बहुत आगे डेवलप्ड है। हम लोग अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को, ओरिजिनेट नहीं करते। दुनिया टेक्नोलॉजी लेती है, हम फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली? अभी हमारे रूल्स रेगुलेशन, हमारी बॉडीज कर क्या रही है? बेसिकली वो कोशिश कर रही हैं कि जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसका पाकिस्तान में इम्पैक्ट कम से कम आए और हम अपने पुराने तरीकों पे चलते रहें। और ये कुछ अर्सा कामयाब हो जाता है, लेकिन आखिर बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? एक दिन आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपको वो करना पड़ता है, नहीं तो आपके इंटरनेशनल रिलेशन खत्म होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जल्दी से 2028 स्कीम लेके आओ भाई, 6 महीने पहले इसके अंदर फलाना भी IT डाल दो, फलानी क्या कहते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और खुदा के बंदो, जो चीज़ें अभी आप सीख रहे हो ना डाटा एनालिटिक्स में, पावर BI, ये 25-25 साल से दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है और हमें अब जाके सिखाया जा रहा है। अब तक हम क्या कर रहे थे कि अल्लाह करे ये बाहर ही रहे, आंखें बंद की हुई थी कबूतर की तरह कि यार इसको हमने नहीं आने देना। और उसकी भी रीज़न क्या हमारे यहाँ बिजनेस सेक्टर, खासतौर पर जो है कॉर्पोरेट सेक्टर, उसके ऊपर कंट्रोल है उन लोगों का जो बेसिकली हमारे सेक्टर के है ही नहीं, जैसे कि लॉयर्स। टैक्स सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर को उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है, अपने अकाउंटिंग, अब उनको खुद कुछ आता नहीं है। और जो हमारा बिजनेसमैन है, नया एंटरप्रेन्योर आ नहीं रहा मार्केट में, बहुत कम है। पुराने वाले जो हैं वो उसी ट्रेडिशनल स्टाइल पे चलते हैं कि हमारे मुंशी ने जो कह दिया वो बात ठीक है, उनको खुद तो बेचारों को कुछ पता ही नहीं है। तो मुंशी जो है उसे कौन सा पता है? तो वो क्या कर रहा है कि अपने ऑनर को उसने क्या रखा हुआ है, ब्लाइंड रखा हुआ है कि भाई सब ठीक चल रहा है, ये इस चक्कर में ना पड़ो, तुम मर जाओगे। आप उसको जाके जरा कहें तो सही, किसी भी आप पुराने बाबे को उठाएं, बिजनेसमैन को, उसे कहें कि सर आप अपनी अकाउंटिंग क्विक बुक में शिफ्ट करें। आप लाख उसे समझा दो ना, उसको यही एक बड़ा डर है कि यार ये कंप्यूटर में आएगा, फिर कंप्यूटर से तो ये गवर्नमेंट के पास चला जाएगा,
फिर टैक्स वाले हमें पकड़ ले। और ये पट्टियाँ किसने पढ़ाई हुई हैं? वो उस पुराने उसके मुंशी ने, लायर ने, वकील ने, जो भी था, जो जुगाड़ लगा के बैठा था, रेडी वाला जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा था, उसने उसे वो पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं कि भाई आप ना जाना, आप मर जाओगे, टैक्स वाले खा जाएंगे। हालांकि टैक्स वाले